हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले दिनों हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोग नरजनन तंत्र को पूरी तरह से समझ चुके थे। नरजनन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आते हैं, कौन कौन से सहायक नली होते हैं, कौन कौन से अंग उसके अंतर्गत आते हैं, उन सबों के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल के साथ समझ लिए क्या होते हैं, नहीं होते हैं। फिर जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, तो माता जनन तंत्र पर बात करेंगे। नरजनन तंत्र क्लियर हो गए, आज माता जनन तंत्र पर बात करते हैं। तो माता जनन तंत्र के अंतर्गत अब क्या क्या आते हैं वो भी देखना होगा, फिर उसके बारे में एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। माता जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। निम्नलिखित अंग मतलब ये सारे जो अंग लिखे हैं, ये सारे अंग माता जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। समझते हैं। एक जोड़े अंडाशय, जैसे उसमें वृषण थे, इसमें अंडाशय है। एक जोड़े अंडवाहिनी, डायग्राम अभी दिखाएंगे। अंडाशय और अंडवाहिनी एक एक जोड़े, जोड़े मतलब दो, दो को मिलाकर एक जोड़े कहते हैं। तो एक जोड़े अंडाशय, एक जोड़े अंडवाहिनी। एक गर्भाशय मतलब एक यूट्रस होते हैं, एक गर्भग्रीवा जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, गर्भग्रीवा। एक योनि वेजाइना, जिसको बहुत ज्यादा वेगाइना भी बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं वेजाइना। बाह्य जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनिटल, जेनिटलिया या जेनाइटल। एक जोड़ी स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। तो देखते हैं ये जितने भी अंग हैं यहाँ तक, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब मादा के श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन। और इसमें जो स्तन ग्रंथि है, मेमरी ग्लैंड है, ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे वक्ष गुहा में या फिर वक्ष क्षेत्र में। वक्ष क्षेत्र या फिर वक्ष गुहा। वक्ष क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस रीजन या फिर कैविटी। थोरेसिस रीजन कैविटी बोलिएगा तो वक्ष गुहा लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे श्रेणी गुहा लिखेंगे तो पेल्विस रीजन, और यहाँ पर थोरेसिस रीजन लिखे हुए हैं तो वक्ष क्षेत्र। पेल्विस रीजन मतलब श्रोणी क्षेत्र, मतलब ये कमर के नीचे वाले भाग, कमर के नीचे वाले भाग को हम लोग, सॉरी कमर वाले भाग को, पेट वाले के, पेट के जस्ट नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन या फिर श्रोणी क्षेत्र, जो कमर वाला क्षेत्र होता है। उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग रहते हैं? उसके अंतर्गत ओवरी होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, यूट्रस होते हैं, सर्विक्स होते हैं, विजाइना होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पेल्विस रीजन में उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो है एक जोड़ी स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, ये वक्ष क्षेत्र में या फिर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसको हम लोग चेस्ट वाला रीजन बोलते हैं, छाती वाला रीजन बोलते हैं। तो ये सब अंग कहाँ कहाँ स्थित है पता चल पाए। सब अंग के बारे में एक एक का डिटेल से पढ़ेंगे। अभी डायग्राम थोड़ा समझेंगे, माता जनन तंत्र का डायग्राम को देखेंगे। तो फिलहाल अभी इनको नोट कीजिए, फिर जनन तंत्र का डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये माता जनन तंत्र का संरचना है। इस पर देखते हैं कौन भाग का क्या नाम है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, ओवरी अंडाशय। इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय। और ये वाला रीजन है सर्विक्स, सर्विक्स। और ये वाला है वेजाइना। माता जनन तंत्र की संरचना जब एग्जाम में अगर पूछे तो इतना ही बना के यही नाम को सिर्फ मेंशन कर देना है, आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। यह है माता जनन तंत्र की संरचना। देखिए, ये है विजाइना, ये है सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट। अब जो संख्या लिखे थे कि 2 ओवरीज है, 2 अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय है, तो एक अंडाशय इधर है, एक अंडाशय इधर है, एक दायां तरफ एक बायां तरफ। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। एक ओविडक्ट बाएं तरफ, एक ओविडक्ट दाहिना तरफ, दोनों 2 ओविडक्ट हुए। देखिए, यूट्रस की संख्या 1 है तो एक यूट्रस है,
सर्विक्स की संख्या 1 है, सर्विक्स 1। विजाइना की संख्या 1 है, विजाइना की संख्या 1 है। बाह्य जननेंद्रिय के बारे में, बाह्य जननेंद्रिय इससे जो शरीर से बाहर जब बाहरी रूप से दिख सके, ये सब बाहर से नहीं दिखेंगे, ये शरीर के अंदर होते हैं। अब जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब शरीर के बाहर दिखाई दे हम लोगों को, तो उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलेंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया में और क्या क्या आते हैं, जेनिटाइल में क्या क्या अंग आते हैं उस पर भी बात करेंगे। लिबिया मेनोरा, लिबिया मेजोरा, हाइमेन, सब पर बात करेंगे। क्लाइटोडिस क्या होते हैं, सब पर बात करेंगे। तो अभी जो है मानव जनन तंत्र की जिस संरचना पर बात किए हैं, इस संरचना का एक एक चीज को पढ़ेंगे, फिर हम लोग बाह्य जनन तंत्र पढ़ जाएंगे। ओविडक्ट है, ओवरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, विजाइना है, इतना तो कम से कम पढ़ना होगा, तब जाके आगे बाह्य जनन तंत्र पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे, ओवरी पर बात करेंगे। ओवरी की संख्या 2 होते हैं, ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्या क्या है हम उस पर अभी सब पूरा देखेंगे हम लोग। इसका संरचना को भी डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे तो 2 बस बादाम नुमा संरचना बना दी है, ऐसा इसका एक ही डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। फिर अभी हम लोग बात करेंगे किस पे, तो अंडाशय पर बात करेंगे। तो हम लोग अभी अंडाशय, अभी जितने मादा जनन तंत्र अंग के बारे में देखें, उसमें अंडाशय पर बात करेंगे। अंडाशय दोनों तरफ एक एक देखें। बादाम नुमा संरचना है, तो उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे उसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो वो भी देखते हैं। चलिए अंडाशय पर बात करते हैं। यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम क्या है, वृषण। उसी प्रकार यह मादा अंडाशय जो है मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। यह प्राथमिक लैंगिक हार्मोन को स्राव करेंगे, एस्ट्रोजन को, और टेस्टिस या वृषण किसका स्राव कर रहे थे, वो जो है नर युग्मक, नर प्राथमिक युग्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन का स्राव कर देते हैं। यह उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा किसको बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला रीजन को, के नीचे श्रोणि गुहा के दोनों बाएं तथा दाएं तरफ एक एक स्थित होता है। आप डायग्राम में देखे थे दोनों तरफ एक एक बादाम नुमा संरचना था, किसको बोल रहे थे, श्रोणि गुहा मीन्स कैसे, उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा हम लोग पेट वाले रीजन को बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे श्रोणि गुहा क्षेत्र होते हैं। श्रोणि गुहा के दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ एक एक स्थित होते हैं। इसकी संख्या 2 होता है, देखे तो दोनों तरफ एक एक किनारे किनारे पर होता है। यह बादाम की आकृति का दिखाई देता है। किसका आकृति होता है, बादाम की आकृति का दिखाई देता है। एवं इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर होता है। किसका, तो अंडाशय का। यह नर के वृषण के समान होता है। नर वृषण जो नर का प्राथमिक युग्मक का निर्माण प्राथमिक लैंगिक हार्मोन का स्राव कर रहे थे, ये भी प्राथमिक लैंगिक हार्मोन का स्राव करेंगे। यह उदर गुहा से मीजोवेरियम द्वारा जुड़ा होता है। देखे थे हम लोग कि टेस्टिस जो है, वृषण जो है उदर गुहा से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वृषण रज्जु के द्वारा। उसी प्रकार अंडाशय भी जो है उदर गुहा से किस नली के द्वारा जुड़े होंगे, जिसका नाम है मीजोवेरियम। ठीक है, दूसरा है अंडाशय गर्भाशय से। अंडाशय जो है वो गर्भाशय से भी जुड़े हुए हैं और श्रोणि क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो गर्भाशय से जो जुड़े हुए हैं किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए हैं। और श्रोणि क्षेत्र से जो जुड़े उसका नाम क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। समझ रहे, अंडाशय जो है गर्भाशय से जुड़े हैं तो किसके द्वारा जुड़े हैं, ओवेरियन लिगामेंट द्वारा, और श्रोणि से जुड़े हैं तो किसके द्वारा, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। और उदर गुहा से जुड़े हैं या फिर उदर गुहा से जुड़े तो सो क्या किसके द्वारा, मीजोवेरियम के द्वारा। यह जनन एपिथेलियम, जर्मानल एपिथेलियम द्वारा घिरे होते हैं। अंडाशय जो होता है एक पहले उसका जो सबसे बाहरी परत होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मानल एपिथेलियम, वो जर्मानल एपिथेलियम से घिरे होते हैं। जनरल एपिथेलियम उसको बोलते हैं हिंदी में। जनरल एपिथेलियम के नीचे एक परत होता है जिसे ट्यूनिका एल्बुगिनिया कहते हैं। उसके अंदर भी एक परत होता है जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुगिनिया कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे थे वहां पर वृषण के अंदर ट्यूनिका एल्बुगिनिया होता है, तो वो अंडाशय के अंदर ट्यूनिका एल्बुगिनिया होते हैं। ट्यूनिका एल्बुगिनिया के अंदर खाली जगह होता है जिसे ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं या फिर स्ट्रोमा। समझ में नहीं आया क्या बताया, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये एक अंडाशय है। इस अंडाशय का ये जो परत है सबसे बाहर वाली परत, जिसको हम लोग बोलेंगे जर्माइनल एपिथेलियम। देखिए
इसी को कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। अब इसके अंदर भी एक परत है, इसी परत को हम लोग क्या बोलेंगे, इस परत को हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ठीक है, इस परत को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया के अंदर खाली जगह होते हैं, देखिए इसके अंदर खाली स्पेस दिख रहा है ये वाला, इस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरियन स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जैसे हम लोग देख रहे थे कि स्क्रोटम पर बात कर रहे थे, वृषण कोष पर बात कर रहे थे, वृषण कोष के अंदर जो खाली जगह था उसको बोलते हैं वैजिनल सीलम। उसी प्रकार अंडाशय में भी जो खाली जगह होते हैं बीच में, यही खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा या फिर ओवरियन स्ट्रोमा। अब ये भी देखेंगे स्ट्रोमा का दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, इसमें कहाँ अंडाणु होते हैं कहाँ पर नहीं होते हैं, उसमें भी बात करेंगे। तो ये एक तरह का समझने के लिए डायग्राम बताए हैं अंडाशय के अंदर किस तरह का परत जमा है। पहली परत जर्माइनल एपिथेलियम है, जनन एपिथेलियम देख रहे हैं, उसके बाद क्या है, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये दो परत है, उसके अंदर में खाली जगह है, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, खाली जगह को ओवरियन स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा बोलेंगे। अब देखेंगे स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या है। इसी के अंदर दो भाग होते हैं, मेडुला, कॉर्टेक्स, कहाँ पर अंडाणु होंगे, कहाँ पर आर्टरी होंगे, कहाँ पर वैन होंगे, सब देखेंगे। तो पहले इनको नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे ये मेडुला का स्ट्रोमा का जो भाग में मेडुला और कॉर्टेक्स कैसे अपने आप को सिचुएटेड किए हुए हैं। तो स्ट्रोमा पर अभी बात कर रहे थे हम लोग कि जो खाली जगह होती है अंडाशय के अंदर उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा का दो भाग होते हैं, पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, किनारे किनारे किनारे। मान लेते एक तालाब है, तालाब का सबसे किनारे वाला भाग में क्या होता है, गड्ढा कम होते हैं और बीच वाले भाग में ज्यादा गड्ढा होते हैं। उसी प्रकार ये स्ट्रोमा जो है ये तालाब की आकार नुमा संरचना है। किनारे वाले भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और बीच वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। स्ट्रोमा का मेडुला वाले भाग में धमनी शिरा होता है। स्ट्रोमा का जो बीच वाला भाग होता है उसमें धमनी और शिरा जाते हैं जो रक्त का संचार कर सके। और एक बात बताते हैं मेडिकल के लिए जो है, एक हाइलम शब्द होते हैं, हाइलम। ये हाइलम अब क्या होता है, अंडाशय में जिस जगह से धमनी और शिरा प्रवेश करता है उस जगह का नाम है हाइलम। जनन एपिथेलियम, स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स वाले भाग, किनारे किनारे वाले भाग में पुट्टिका होते हैं, यही पुट्टिका के अंदर मादा युग्मक होते हैं। ये पुट्टिका क्या है, कैसे बनते हैं, इस पर भी बात करेंगे। जनन एपिथेलियम की कोशिका स्ट्रोमा में जाकर, जनन एपिथेलियम जो आउटर लेयर थे उसी कोशिका जो है किसके अंदर चल जाएंगे, स्ट्रोमा के पास चले जाएंगे और वही कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण कर देते हैं, पुट्टिका का निर्माण करते हैं। यही पुट्टिका जो है मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। एक महीने में मादा सिर्फ एक अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। आश्चर्यचकित बात है कि नर तो 24 घंटा में बना सकते हैं और मादा एक महीने में एक। मादा में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं जो 28 दिन के सामान्यतः देखा जाता है। उस 28 दिन में एक ही दिन ऐसे होते हैं जो ये तैयार होकर बाहर निकलते हैं, निर्माण हो जाते हैं, जिसमें जो है अंडाणु का निर्माण होते हैं। तो अंडाणु हमेशा किस कंडीशन में रहते हैं, पुट्टिका अवस्था में होते हैं। पुट्टिका के अंदर अंडाणु होते हैं। जब समय होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बताएंगे तब बताएंगे कि कब अंडाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, वो अंडाशय से बाहर निकलते हैं, तो उस पर देखेंगे। तो जो फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर, पुट्टिका के अंदर ही अंडाणु भरे पड़े होते हैं। परिपक्व में उसको समय लग जाते हैं। तो क्या बता रहे थे कि जनन एपिथेलियम की कोशिका स्ट्रोमा में जाकर पुट्टिका का निर्माण कर देता है। एक महीने में मादा सिर्फ एक ही अंड कोशिका का निर्माण करता है। जैसे बताया कि नर जो है 24 घंटा में शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं और मादा जो है एक महीने में एक ही। निर्माण कितना करना है नहीं करना है ये सब उसमें डिसाइड रहता है। कैसे डिसाइड रहता है इस पर भी बात करेंगे। एक मादा अपने जीवन काल में सिर्फ 400 अंड कोशिका का निर्माण कर सकते हैं, मतलब वो 400 अंडाणु का निर्माण कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, परिपक्व करते हैं। तो चलिए इस लाइन को थोड़ा समझते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम जो बॉल था, जो कोशिका का एक परत था, वह परत जाके स्ट्रोमा में जाते हैं, क्या बना लेते हैं, उगोनिया। ये उगोनिया जो है यहाँ पर सूत्री विभाजन स्टार्ट करते हैं और प्राइमरी oocyte बनाते हैं। प्राइमरी oocyte के बाहर एक परत बन जाता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल।
प्राइमरी फॉलिकल पर फिर एक परत बन जाता है, द्वितीय फॉलिकल या द्वितीय पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका के बाहर भी एक परत बन जाए तो तृतीय पुट्टिका, और तृतीय पुट्टिका बनने के बाद फाइनली वो ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। इसमें ये पता चल जाता है कि अंडाणु जो है पूरी तरह से विकसित हो गया, अब उसको बाहर निकालना होगा। तो वही अंडाणु ग्राफियन ही फॉलिकल सबसे परिपक्व पुट्टिका होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा में परिपक्व पुट्टिका का क्या नाम है, तो ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुट्टिका। यही जो है इसी से अंडाणु टूटकर निकलता है। यही इससे अंडाणु जब टूट करके निकलता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन। उस पर भी बात होगी आगे। तो ग्राफियन फॉलिकल याद समझ पाए, देखिए कैसे कैसे बना अंडाणु। ग्राफियन फॉलिकल का सेल टूट के अंदर गया, वो बन गया ओगोनिया। ओगोनिया जो है वो प्राइमरी साइड को बनाए, प्राइमरी साइड में एक परत बन गए, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में फिर एक परत बने द्वितीय फॉलिकल, द्वितीय फॉलिकल में फिर एक परत बने तृतीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका परिपक्व होकर अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, वही हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये इसी से आप अंडाणु बाहर निकलने की तैयारी करेंगे। तो अभी बता रहे थे कि कैसे एक मादा जो अपने जीवन काल में 400 अंडकोशिका का ही निर्माण कर सकते हैं, मतलब 400 अंडाणु का ही निर्माण कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जब बच्चे का भ्रूण विकास होता है, जैसे मान लेते हैं गर्भ अवस्था में 11 से 12 सप्ताह में, जब भ्रूण विकास का 11वां या 12वां सप्ताह कह सकते हैं, 3 महीने के लगभग जब हो जाते हैं, उसी वक्त लिंग निर्धारण हो जाता है। आपको बताया जाएगा भ्रूण विकास में जब पढ़ाएंगे कि कब पता चलेगा कि वो बॉयज है या गर्ल्स है। भ्रूण में मतलब गर्भ में वो बच्चा लड़का है या लड़की है, ये कब पता चलेगा, तो इसका भी अवधि बताएंगे। तो 11वां 12वां सप्ताह में, मतलब कह सकते हैं तीसरे महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वहीं पर जो है मादा में डिसाइड हो जाता है कि उसको कितना युग्मक बनाना है। तो वो डिसाइड कर देते हैं कि 400 युग्मक ही बनाना है। इसके लिए उनको बहुत सारे कोशिका, लगभग लाखों की नंबर में, लाखों की संख्या में जर्माइनल एपिथेलियम को बना देते हैं। अब उसमें से जर्माइनल एपिथेलियम जो है बना हुआ रहता है उसी वक्त, जन्म से पहले ही मादा में ये प्रक्रिया स्टार्ट रहता है और बन के तैयार रहता है। जब मादा जन्म लेते हैं तब फिर उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ परिपक्व होता है। जन्म के बाद उसमें सिर्फ परिपक्व होता है। जन्म के पहले ही कितना अंडाणु बनना है वो पहले डिसाइड हो जाता है और पहले उतना बनकर तैयार हो जाता है, उसी 7 महीने या 9 महीने 8 महीने की अवधि में। तो वहीं पर बनना स्टार्ट हो जाता है। मादा में जो है युग्मक की क्रिया कब प्रारंभ हो जाती है, युग्मक निर्माण की क्रिया, तो गर्भावस्था से, और मादा में आफ्टर पीवटी के बाद। और मादा में पीवटी के बाद सिर्फ परिपक्व होता है। पीवटी जब आएंगे तब जो है अंडकोशिका परिपक्व होंगे। इसीलिए देखिए लिखे हुए हैं 1 महीने में मादा सिर्फ एक ही अंडाणु को परिपक्व करता है, निर्माण नहीं करता, परिपक्व करता है। निर्माण तो उसका उसी वक्त हो जाता है, भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है कि कितना उसका बनना है। लाखों की संख्या में बनता है, लेकिन उसमें से 400 ही बच पाते हैं, क्योंकि उतना समय जब यौवन अवस्था आते हैं तभी जाके ये फिर एक्टिव होते हैं। उसके पहले उसका लाखों की संख्या में होता है उसके पास। जर्माइनल एपिथेलियम का जो कोशिका है वो ओगोनिया सेल जो है वो लाखों की संख्या में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पीवटी के करीब आते हैं तो बहुत ज्यादा नष्ट हो जाते हैं और लगभग 60 से 80 हजार ही बच पाते हैं। और उसमें से भी 60 से 80 हजार में मात्र 400 ही परिपक्व कर पाता, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि 1 महीने में सिर्फ एक ही अंड कोशिका का निर्माण होता है, मतलब एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए आप डायग्राम में क्या देखे थे कि 2 अंडाणु 2 अंडाशय होता है, तो उसमें एक का निर्माण होगा, दोनों में एक होगा, नहीं, दोनों मिलाकर एक। या तो 1 महीने में लेफ्ट वाला हुआ तो अगले महीने राइट वाला में होगा, अगर इस महीने राइट वाला हुआ तो अगले महीने लेफ्ट वाला में होगा, ऐसे करके होता है। कभी कभी जो जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों में एक एक बन जाते हैं, ऐसा होता है रेयर केस में। उस पर भी आगे बात होगी कि जुड़वा कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये बात बता रहे थे कि एक अंडकोशिका 1 महीने में एक ही अंडकोशिका का निर्माण होता है, एक ही अंडाणु का निर्माण होता है मादा में, और वो निर्माण पहले से हो गया रहता है, कब भ्रूण अवस्था में ही निर्माण हो गया रहता है, सिर्फ उसको परिपक्व होना होता है, महीने में एक ही परिपक्व होता है। और वो ओव्यूलेशन डे के दौर में, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का 24वां दिन जो होता है, 14वां दिन जो होता है, उसमें वो बाहर निकलते हैं। तो वही उसके ओव्यूलेशन पर भी बात होगी। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग अंडाशय की एक ओवरव्यू देख रहे थे, अभी अंडाशय की संरचना भी देखेंगे, पुट्टिका का भी संरचना देखेंगे। हो सकता है पुट्टिका की संरचना इस क्लास में ना देखें, नेक्स्ट क्लास में देखें, टाइम देख लेंगे, कितना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में परेशानी होगी, तो इसी लेकर देख लेंगे। अगर टाइम हो बच रहे हैं तो फिर उसको भी बता देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी जो है हम ओवरी का संरचना, अंडाशय की संरचना को दिखाते हैं। तो ये अंडाशय का
पूरा डिटेल के साथ हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे उसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है। और 1 महीने में एक ही निर्माण होता है, वो शुक्राणु हर 24 घंटे में बनता है, लेकिन अंडाणु 1 महीने में एक ही बनता है, मतलब एक ही परिपक्व होता है। बनने तो वो पहले से बन के रेडी रहता है, कब, माँ के गर्भ में ही, लेकिन वो परिपक्व होता है 1 महीने में एक। तो टोटल एक महिला जो है 400 अंड कोशिका को ही परिपक्व कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इसके बाद इसीलिए तो देखा जाता है मादा में जो है मीनोपॉज आता है। मीनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं होगा, मतलब अंड कोशिका का निर्माण नहीं होगा। बताया था कि आपको अंडोत्सर्ग ओवुलेशन जो है 50 से 55 की उम्र में मादा में खत्म हो जाता है, और जबकि नर में जीवन अंत तक, मृत्यु अंत तक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से डिसाइड किया गया कि इतना ही बनना है उसमें, और वो कब डिसाइड हो जाता है? भ्रूण अवस्था में ही डिसाइड हो जाता है। चलिए इनको नोट कीजिए। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आपको, और अंडाशय का डायग्राम दिखाएंगे, उसमें पुटिका कैसे कैसे पाया गया है। चलिए ये अंडाशय का संरचना है। अंडाशय को जब देखते हैं तो वो सबसे पहले देखिए जर्मानियम एपिथेलियम सबसे बाहरी वाला परत, उसके बाद ट्यूनिका एल्बोगेनिया, उसके अंदर देखिए जो खाली कैविटी इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे। और इस स्ट्रोमा के अंदर 2 भाग होते हैं, एक किनारे किनारे वाला देखिए ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स, और बीच वाला ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेडुला। आर्टरी और वेन यहाँ से प्रवेश करेंगे यहाँ पर, इसी को हम लोग हाइलम बोलेंगे। ये जर्मानियम एपिथेलियम टूट करके अंदर आएंगे, वो बनाएंगे उगोनिया। देखिए उगोनिया थोड़ा अपने आप को परिपक्व किए, बनाने प्राइमरी ऊसाइड। प्राइमरी ऊसाइड एक परत से घिर गए, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एक और परत से घिर गए, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल एक और परत से घिर गए, टर्सरी फॉलिकल। अब ये जो है अपने आप को रीअरेंज कर लेते, देखिए बड़ा हो गए, परिपक्व हो गए, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल बन गए। ओवुलेशन डे जैसे आएंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ये जो ऊसाइट है, अंड कोशिका है, वो बाहर निकलेंगे। सेकेंड उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, बाहर निकल गए। अब इसके अंदर ये फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ऊसाइट तो रहा नहीं, तो वो फॉलिकल सिर्फ बच गया, जिसका नाम बच जाता है कॉर्पस लुटियम। जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ऊसाइट, द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकल जाते हैं, तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, और ये ग्राफियन फॉलिकल का काम है, ग्राफियन फॉलिकल या जितने भी फॉलिकल है सब फॉलिकल का काम है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करना। ये एस्ट्रोजन को स्राव करेंगे, ये प्रोजेस्टेरोन को स्राव करेंगे। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम यूट्रस का जो है वॉल, उसमें काम आता है। कैसे काम आता है? जब यूट्रस पर बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरोन कैसे मदद करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है देखिए आइए, इसमें पढ़ाए बताएंगे, समझाएंगे आपको कि क्या होते नहीं होते। तो ये समझ पाए कि किस तरह हम लोग बात कर रहे थे, ओवरी का एक संरचना देख रहे थे कि ये जो है प्राइमरी जर्मानियम एपिथेलियम सेल अंदर आए, उगोनिया बनाए, उगोनिया प्राइमरी ऊसाइड एक परत से घिरे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल से अंड कोशिका बाहर निकल गए, बन गए सेकेंडरी ऊसाइड। अब बचा हुआ फॉलिकल को कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाता है, नष्ट कर जाता है। ठीक है, ये इसका है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसका स्ट्रक्चर एक अकेले में बताएंगे कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या क्या होता है, उसमें कोरोना रेडिएटा कहाँ होता है, ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, एंट्रम क्या होता है, उस पर बात इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अब फिर जो है वीडियो लंबा हो रही है तो यहीं तक रहने देते हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे ग्राफियन फॉलिकल और ओविडक्ट पे, कि ओविडक्ट का क्या कार्य है। यहाँ तक समझ पाए? आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं।